हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल पे, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल का प्रेस बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फैमिली मेम्बर्स बिलोंगिंग के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। तो आपका समय बर्बाद न करते हुए आज हम चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी ऑफ सन। आज हम लोग बात करने वाले हैं सूर्य के। हम जानते हैं कि सूर्य का वातावरण उसकी बाहरी प्लाज्मा परत की तुलना में बहुत अधिक गर्म होता है। यह एक ऐसा तथ्य है जो थर्मोडायनेमिक्स को चुनौती देता प्रतीत होता है। कोरोना से सौर हवा बाहर की ओर बहती है और पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर में अरोरा बनाने के लिए 93 मिलियन मील की दूरी पार करती है। पृथ्वी से हम कोरोना को नहीं देख सकते जब तक कि हम पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान नहीं देखते। पार्कर सोलर प्रोब सीधे सूर्य की इस परत का नमूना लेगा और पहली बार हम उस क्षेत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे जो पृथ्वी और हमारे तारे को जोड़ता है। धूमकेतु की पूंछे पहला प्रमाण थी। सूर्य आकाश में एक स्थिर गेंद से कहीं अधिक था। 1607 में रात में एक प्रेत दिखाई दिया, एक धूमकेतु जिसका नाम अंततः एडमंड हैली के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसकी 75 वर्षीय कक्षा की भविष्यवाणी की थी। यह एक जर्मन खगोल शास्त्री थे। जोहान्स केपलर इसके कई पर्यवेक्षकों में से एक थे और उन्होंने गैलीलियो गैलीली को पत्र लिखकर आश्चर्य जताया कि क्या यह सूरज की रोशनी थी, जिसमें कारण धूमकेतु की पूंछ पूरे आकाश में फैल गई थी। शायद एक दिन उन्होंने अपने भव्य दृष्टि से अनुमान लगाया कि नाविक इस सौर ऊर्जा का उपयोग तारों के पार यात्राओं पर प्रणोदन के रूप में कर सकते हैं। स्वर्गीय हवाओं के लिए अनुकूलित जहाज या पाल प्रदान करें और कुछ ऐसे होंगे जो शून्य का भी सामना करेंगे। 20वीं शताब्दी तक खगोल शास्त्रियों ने यह प्रस्ताव दिया कि प्रकाश के साथ साथ सूर्य कणों की एक स्थिर धारा उत्सर्जित करता है जो धूमकेतु की पूंछ के चारों ओर धकेलता है। 1950 के दशक की शुरुआत में शिकागो विश्वविद्यालय के खगोल भौतिकीविद यूजीन पार्कर यह अध्ययन करना चाहते थे कि सूर्य का वातावरण इतना गर्म आखिर क्यों है। उन्होंने सौर कणों पर कुछ पेपर पढ़े और बिंदुओं को एक दूसरे से जोड़ना शुरू किया। पार्कर, जो अब 90 वर्ष के हैं, कहते हैं कि अपने शोध के दौरान उन्होंने पाया कि कोरोना ज्यादातर सूर्य के निकट स्थिर रहता है। कुछ हल्की सी हलचल है, लेकिन यह किसी ध्यान देने योग्य दर से नहीं बह रही है। लेकिन जब आप इसी विकिरण का बहुत दूर तक अध्ययन करते हैं तो यह धूमकेतु की पूंछ को दूर उड़ाने में व्यस्त होता है। वो कहते हैं, इससे पता चलता है कि आप एक गैस से निपट रहे हैं, गैस का एक हाइड्रोडायनेमिक प्रवाह। दूसरे शब्दों में कहें तो सूर्य न केवल विद्युत चुंबकीय विकिरण बल्कि कणों की कम घनत्व वाली आंधी भी उत्सर्जित करता है। यूजीन पार्कर 1977 में जांच की गई सूर्य की बहुत सारे लेख उपलब्ध हैं। यह कुछ ऐसा था जिसे अधिकांश लोग पचा नहीं पाते थे। उन्होंने कहा कड़ा अंधविश्वास व्यक्त किया। वह याद करते हैं, मैंने उससे कहा, आप जानते हैं कि कोरोना सूर्य पर स्थिर है और धूमकेतु की पूंछ से जानते हैं कि यह सूर्य से बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है।
आप उस तापमान को डालते हैं जो कोरोना में देखा जाता है 1 लाख डिग्री, और यह सौर हवा होने के अलावा मदद नहीं कर सकता। गतिशीलता इसी प्रकार सामने आती है। 1958 में पार्कर ने एक पेपर प्रकाशित किया जिसमें उनकी गणना से पता चला यह घटना प्लाज्मा प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र और उच्च ऊर्जा कणों के लिए एक जटिल प्रणाली से बनी है। उन्होंने तर्क दिया कि यह पूरे सूर्यमंडल के सभी ग्रहों और अंतरिक्षों को प्रभावित करता है, और सही ढंग से मोड़ी गई आकृति की भविष्यवाणी की, जिसे अब पार्कर सर्पिल के नाम से जाना जाता है, कि धूमकेतु एक सूर्य का चुंबकीय क्षेत्र तब लगेगा जब सौर हवा इसे बाहरी सौरमंडल में ले जाएगी। इनके इस सिद्धांत को 1962 तक काफी हद तक नजरअंदाज किया गया। जब मेरिनर 2 पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के परे यात्रा करने वाला पहला जांच बन गया, अंतरिक्ष यान से सुपरसोनिक हवा चलती है का अवलोकन किया, पार्कर सही साबित हुए। पार्कर सोलर प्रोब, जिसे आधिकारिक तौर पर पिछली गर्मियों में नामित किया गया था, पहला अंतरिक्ष यान है जिसे नासा ने अभी भी जीवित व्यक्ति को समर्पित किया है। यह विज्ञान में पार्कर के योगदान के महत्व के लिए एक श्रद्धांजलि है, लेकिन इस बात का यह भी संकेत है कि सौर अनुसंधान का क्षेत्र कितना नया है और इसे अभी भी कितना आगे जाना है। मैरीलैंड में नासा के गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर के सौर वैज्ञानिक ओटिस सेंटसाइड कहते हैं कि मैंने अपने कैरियर में हेलियोफिजिक्स को एक जिज्ञासा से एक व्यवहारिक विज्ञान की ओर जाते हुए देखने में सक्षम रहा हूँ। पार्कर सोलर प्रोब सूर्य के बारे में ज्ञान के कई कमियों को भर देगा, जिससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि तारा इस तरह का व्यवहार आखिर क्यों करता है। हालांकि हम आमतौर से समझते हैं कि सूर्य की चुंबकीय डायनेमो का निर्माण क्या होता है। सूर्य के अंतरिक्ष भाग में बहने वाली गर्म आवेशित गैस विद्युत आवेश पैदा करती है, जो शक्तिशाली क्षेत्र उत्पन्न करती है, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि यह सापेक्ष शांति की स्थिति में बीच लगभग हर 11 साल में फ्लिप फ्लॉप क्यों होता है। रूस में से एक कोई नहीं जानता था कि सूर्य कोरोनाल द्रव्यमान उत्सर्जन ऊर्जावान कणों का विशाल विस्फोट क्यों करता है, और कोई भी विश्वसनीय रूप से उसकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। इसका मतलब यह है कि कोई भविष्यवाणी नहीं कर पाता कि CME से सौर तूफान कब पृथ्वी को घेर लेंगे। अभी भी कोई नहीं जानता था कि सौर पवन कैसे और क्यों उत्पन्न होती है। कोई नहीं जानता था कि कैसे सामग्री में हिंसक आकल्पिक 6000 मील लंबे जेट का उत्पादन करता है, जिसे स्पाइकुलस कहा जाता है, और कोई भी जानता कि कोरोना इतना गर्म क्यों हो जाता है। यह विभिन्न सौर गतियों का अंतर संबंध है जो व्यक्तिगत विशेषताओं को समझना इतना कठिन बना देता है कि एक स्पिक्यूल एक लहर लॉन्च कर सकता है, और यह एक चुंबकीय पुनः संयोजन घटना को ट्रिगर करता है जो प्लाज्मा को गर्म करता है। लेकिन ये सब अटकलें हैं, ये केवल मौलिक प्लाज्मा भौतिकी प्रश्न है जिसके वास्तव में उत्तर देने के लिए हमें सूर्य के पास जाना होगा। कोरोना हीटिंग समस्या, जैसे कि इसे कहा जाता है, सौर विज्ञान में सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक बनी हुई है, क्योंकि यह बुनियादी भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करती प्रतीत होती है। सूर्य का प्रकाश मंडल इसकी प्लाज्मा की सतह से लगभग 10,000 डिग्री फ़ारेनहाइट है, लेकिन बुद्धिमान कोरोना लाखों डिग्री तक पहुंचता है। यह ऐसा है मानो आप कैंप फायर के पास बैठे हो और आपके चेहरे की हवा आग की लपटों से 100 गुना अधिक गर्म थी।
कोरोना अत्यधिक गर्म कैसे हो जाता है? इसके लिए वैज्ञानिक साहित्य प्रतिस्पर्धी विचारों से भरा हुआ है। सूर्य के गहरे आंतरिक भाग में प्लाज्मा तरंगें उठती है, चुंबकीय चोटियों को मोड़ती और खींचती है, अंततः रबर बैंड की तरह टूट जाती है। हीट बम, जिसे पार्कर ने अपने सौर पवन पेपर के 30 साल बाद प्रस्तावित किया था। पार्कर कहते हैं, जहां सोलर प्रोब जा रहा है उसके आसपास कहीं कहीं सौर हवा में तूफान आते हैं। कोई इन तूफानों के सैद्धांतिक मॉडल बना सकता है, लेकिन आपको यह अनुमान लगाना होगा कि ऊर्जा कहां से आई है, और अभी हम इसका इंतजार नहीं जानते हैं। अंतरिक्ष यान अपने उपकरणों को सौर हवा में डुबोएगा। जिस तरह से एक नाविक करंट को महसूस करने के लिए अपनी उंगलियों को पानी में डुबो सकता है, यह प्लाज्मा तरंग की तरह दिशा और शक्ति को मापेगा। यह कणों की एक विस्तृत श्रृंखला की गति और घनत्व को मापेगा। सबसे कम ऊर्जा वाले उत्सर्जन को लेकर सौर प्लेयर्स से जुड़े सबसे ऊर्जावान प्रोटॉन तक, और सौर हवा को सुपरसोनिक तक घूमते हुए देखेगा। इस गति अंतरों को छेड़ने से सौर हवा बनने की प्रक्रिया का पता चल सकता है। सूर्य की यात्रा निसंदेह खतरनाक है। यह जांच के विषय है। जांच को विशेष रूप से डिजाइन किए हीट शील्ड, कूलिंग पंप और रेडिएटर द्वारा संरक्षित किया जाएगा, जिससे अब तक उड़ाया गया सबसे कठोर अंतरिक्ष यान बन जाएगा, जो जुलाई 2016 से बृहस्पति की परिक्रमा कर रहा है। यह एक विकिरण परीक्षण कवच में संलग्न है, लेकिन पार्कर सोलर प्रोब की 4.5 इंच मोटी कार्बन मिश्रित सनशील्ड अंतरिक्ष अन्वेषण में अभूतपूर्व है। ढाल की सतह 2.8 मिलियन वाट और सौर ऊर्जा से नष्ट हो जाएगी, और उसमें से केवल 20 वोट ही उपकरणों तक पहुंच पाएगी, जिनमें से लगभग सभी ढाल के पीछे छुपे रहेंगे और उनके पीछे प्रवाहित होने पर पर्यावरण का नमूना कलेक्ट करेंगे। अधिकांश अंतर्ग्रही जांचें सौर ऊर्जा से संचालित होती है। सोलर पैनल बनाने और लॉन्च करने के लिए अपेक्षाकृत सस्ते हैं, और सूर्य की ऊर्जा मुफ्त और निरंतर है। लेकिन पार्कर सोलर प्रोब में बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। जूनो की तरह जांच की अंडाकार कक्षा एक सुरक्षा उपाय है, जो चारों ओर घूमते समय तीव्रता से अधिक ब्रेक लेती है। अधिकांश अंतरिक्ष यान पर सोलर पैनल यथासंभव अधिक ऊर्जा ग्रहण करने के लिए अस्थायी रूप से पंखों की तरह फैलते हैं, और लेकिन सौर जांच को एक असामान्य विशेषता के साथ डिजाइन किया गया था। व्यक्त हथियार जो पैनल को हीट शील्ड से छिपा सकते हैं। एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर लगातार ऊर्जा आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाता है, और यह निर्धारित करता है कि कितने प्रतिशत सौर सरणियों को उजागर करना है और कितना नष्ट करना है। किनारों को अधिक गर्म से बचाने के लिए पानी सरणी के आंतरिक भाग में नस जैसे कक्षों में बहता है, जो टाइटेनियम से बना होता है, लेकिन नालीदार कार्डबोर्ड जैसा दिखता है। पानी 4 शंकु आकार के रेडिएटर्स में बहता है, जो अंतरिक्ष में गर्मी फैलाते हैं। हालांकि यह एक सतत प्रणाली है। जबकि सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही होती है, तो अंतरिक्ष की ठंड को रोकने के लिए हम जांच में हीटर भी होते हैं। 89 मिलियन मील की दूरी पर जांच और पृथ्वी के बीच संचार में कई मिनट लगेंगे, लेकिन इसलिए जांच के कई कार्य को स्वायत्त रूप से किए जाते हैं। अंतरिक्ष यान को बहुत सारे आदेशों के साथ प्रोग्राम किया गया है, जिसे वह स्थिति बदलने पर एक्सेस कर सकता है।
जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह सुनिश्चित करना है कि हीट शील्ड पर यह कवर कर रही है जिससे उसे कवर करने की आवश्यकता थी। फॉक्स कहते हैं, अंतरिक्ष यान की स्वतंत्रता का विशाल स्तर एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि आपको उसके आदेशों में से हर एक परीक्षण करना होगा। यदि यह है तो हमें यह करना होगा। जांच की अपनी स्थिति को समझने के लिए स्टार ट्रैकर्स और एक जड़त्वीय माप इकाई का उपयोग करती है। यदि स्टार ट्रैकर्स उदाहरण के लिए एक सौर विस्फोट से अंधे हो जाते हैं तो बाद वाला कुछ समय के लिए खुद ही निगेटिव कर सकेगा। अंतरिक्ष यान के चारों ओर लगे 7 सौर सेंसर्स भी अलर्ट दे सकते हैं। पीपीएल में अंतरिक्ष यान प्रणाली इंजीनियर मैरी के लॉकवुड का कहना है कि यदि अंतरिक्ष यान सूर्य से थोड़ा सा हटाकर शुरू होता है और सौर अंग सेंसरों से भी एक प्रकाशित हो जाएगा और कहेगा, मैं यहाँ सूर्य देख रहा हूँ, इसीलिए मुझे लगाओ। थर्मल सुरक्षा प्रणाली के पीछे, लेकिन हीट शील्ड के पीछे से मूंछों की तरह चिपके हुए 4 1/8 इंच व्यास वाला एंटेना और एक सौर जांच कप है जो सीधे सूर्य पर प्रकाशित होंगे। कोरोना के स्रोत के इतने करीब से जांच करके जांच अंतरिक्ष के मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए उपयोग में लाने वाले मॉडल के तरह बेहतर डेटा प्रदान करने में सक्षम होगी और सीएमआई के कारणों को इंगित करने में सक्षम हो सकती है। अंतरिक्ष के मौसम का समझना पृथ्वी की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा और अन्य ग्रहों पर भविष्य के मिशनों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। कोरोनल मास इंजेक्शन से निकले पृथ्वी सामग्री को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी तय करने में आमतौर पर कई घंटे या दिन लगते हैं। एक बार जब वे पृथ्वी पर पहुंच जाते हैं तो सीएमई उपग्रह जमीन संचार और बिजली के नेटवर्क में हस्तक्षेप कर सकते हैं। वे व्यापक ब्लैकआउट का कारण बन सकते हैं और वे हवाई जहाज और अंतरिक्ष यान पर खतरनाक विकिरण बरसा सकते हैं। गंभीर घटनाएं अंतरिक्ष यान के लिए विनाशकारी हो सकती है और इसमें से महत्वपूर्ण बात यह है कि कक्षा में मौजूद किसी भी इंसान के लिए 1972 में अपोलो मिशन 16 और 17 के बीच सूर्य ने उच्च ऊर्जा प्रोटॉन कण का एक प्रचंड तूफान फैलाया, जिससे 4 इंच पानी में समा जाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न एकत्र हो गई। एक स्पेस सूट से थोड़ी सुरक्षा मिली। यदि अंतरिक्ष यात्री उस समय चंद्रमा पर होते तो वे घातक विकिरण स्तर के संपर्क में आ सकते थे, जो सामान्य सीटी स्कैन की खुराक से 4000 अधिक गुना चिकित्सा उपचार के बिना विकिरण के इस तरह के संपर्क में आने वाले लगभग आधे लोग 1 या 2 महीने के भीतर मर सकते हैं। अपोलो कैप्सूल और आज कक्षा में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जैसे मानव रेटेड अंतरिक्ष यान बनाने के लिए उपयोग में की जाने वाली धातु उस विकिरण के अधिकांश भाग को रोकती है। इसलिए अंतरिक्ष यात्री जब तक सुरक्षित रह सकते हैं जब तक वे अपने धातु आश्रय में ठीक से स्थित हैं। फिर भी प्रारंभिक चेतावनी की निचली कक्षा में चंद्रमा पर, मंगल पर या दूर के क्षुद्र ग्रहों पर किसी भी मिशन के लिए जीवन रक्षक हो सकती हैं। फिर भी सौर गति चक्र के साथ उनके बुनियादी संबंध से परे है। कोई भी वास्तव में यह नहीं समझा सकता है कि सौर में ऊर्जा तूफान क्यों आते हैं। सनस्पॉट की सुविधानी पूर्वक निगरानी की जाती है और जब सीएमई के बुलबुले उठ रहे होते हैं तो सूर्य अवलोकन करने वाला अंतरिक्ष यान नोटिस दे सकता है, लेकिन कोई भी अभी तक यह भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। गोडार्ड के खगोलशास्त्री एंटी यूलिकेन कोहरा के अनुसार उन्होंने बोला, जिन्हें हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते
सौर वातावरण में चुंबकीय ऊर्जा के संग्रह या संचय के कारण बनती है। एक बार चुंबकीय ऊर्जा का संचय कुछ महत्वपूर्ण सीमा तक पहुंच जाता है जो तेजी से आती है। हमने अभी के मिशनों में होलियोफिजिक्स मॉडल का उपयोग करके केवल कुछ दशकों के लिए अपनी समझ में सुधार किया है, लेकिन शैतान विवरण में है। यदि आप अंततः इन चीजों की भविष्यवाणी करना चाहते हैं तो आपको विवरण सही से प्राप्त करने की आवश्यकता है। वैज्ञानिकों को खतरनाक सूर्य गतिविधि की भविष्यवाणी करने की क्षमता देने के अलावा पार्कर जांच मिशन हमारे तारे की भौतिकी को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह मंगल ग्रह के अलावा कोई भी मिशनों की कमी ने ग्रह वैज्ञानिकों के लिए बहुत कम डेटा छोड़ा है, उसी तरह सौर मिशनों की कमी होलियोफिजिक्स